हेलो डियर स्टूडेंट, ज्योग्राफी के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन टेस्ट नंबर 3 में आप सबका स्वागत है। ये आपके आगामी आने वाले एग्जाम बीपीएससी एईडीओ और 72 बीपीएससी पीटी के लिए बनाया गया है। जिस प्रकार से 2025 में बीपीएससी संस्था द्वारा आयोग द्वारा आपका एग्जाम लिया गया है, उसमें प्रश्नों का स्तर काफ़ी अच्छा रखा गया है। तो इस वजह से आपको मैं ट्रिकी और हार्ड क्वेश्चन इस टेस्ट के माध्यम से करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी हम सब सारे सब्जेक्ट का 20-20 टेस्ट पहले कंप्लीट करेंगे, फिर सेकेंड राउंड में इससे आगे की ओर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी का इसी श्रृंखला में ये टेस्ट नंबर 3 है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों का अगर प्यार रहा तो हम सब इस सीरीज को लगातार कंटिन्यू करेंगे और ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित द्वैतवादी संकल्पना कुछ भूगोल विदेताओं ने दिया, विद्वानों ने दिया, उनको सही मिलान करें। तो इनका कहना था कि जो भी ग्रह या पृथ्वी सब का विकास हुआ है वो सिर्फ एक संकल्पना से नहीं हुआ है, यानी वहां पे कहीं ना कहीं दो चीज का आना है। तो इसी को बोलते हैं हम सब द्वैतवादी। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं दो चीज था उसमें, तभी जाकर के उसके घर्षण वगैरह से जो है क्या है इसका विकास हुआ है। तो उसी संबंध में इसमें आपको सही मिलान करना है, बस इसको याद रखेंगे तथ्य के अनुसार। पहला है ग्रहाणु परिकल्पना, दूसरा है ज्वारीय परिकल्पना, तीसरा है द्वैतारकवाद की संकल्पना और चौथा है अंतरतारक धूल परिकल्पना। तो ये चारों के अलग अलग भूगोल के विद्वानों द्वारा ये परिकल्पना दी गई थी, ये थ्योरी दिया गया था। तो आपको इनमें से मैच करना है, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 1 का बी ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन व मॉल्टन ने दिया है। 2 का सी यानी ज्वारीय परिकल्पना आपका जैम, जिन्स एवं जैफरी ने दिया है। तीसरा का हो जाएगा डी द्वैतारकवाद की संकल्पना रसेल और लीटी लटन ने दिया है। और धूल परिकल्पना यानी 4 का हो जाएगा आपका ए ऑटो सिम्ड ने दिया है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी के विभिन्न परत के संबंध में दिए गए कथन में सही चुने। पहला, पृथ्वी की जो भूपर्पटी है यानी जो क्रस्ट है उसमें सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम है। दूसरा बोल रहा है स्टेटमेंट मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। और तीसरा क्रोड में निकिल और लोहा है। ठीक है, आपको इनमें से सही कथन चूज करना है। पृथ्वी के 3 परत होते हैं, उनमें से कौन कौन सा अयस्क पाया जाता है यह आपको बताना है, कौन कौन सा तत्व एलिमेंट पाया जाता है, इसके संबंध में सही चुने। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तो पहला जो है पृथ्वी की भूपर्पटी, जिसको पृथ्वी का आप क्रस्ट बोल सकते हैं, ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, जिसको हम सब सियाल बोलते हैं, SIAL सियाल। दूसरा मेंटल है, मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसको सीमा बोलते हैं। और तीसरा क्रोड है, निकिल प्लस लोहा, तो इसको हम सब नीफे बोलते हैं। ठीक है, और क्रोड जो है पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है और आंतरिक भाग में सबसे भारी चीज है जो कि है लोहा। तो जो सबसे भारी रहेगा, जैसे कि लोहा इन सब में सबसे भारी है, इसका डेंसिटी सबसे भारी है, इसलिए लोहा जो है पृथ्वी के सबसे अंदर पाया जाता है, यानी क्रोड में पाया जाता है भारी होने की वजह से। और उसके ऊपर सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है और ठीक उसके ऊपर सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम पाया जाता है। इसलिए पहले नंबर को हम सब सियाल बोलते हैं, दूसरे नंबर को सीमा बोलते हैं और तीसरे नंबर को नीफे बोलते हैं। यह आपका एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी। तो इसमें हम सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी ऐड करते चलेंगे 6 से लेकर के 12 तक ज्योग्राफी का। 43 नंबर, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक तारक संकल्पना के संबंध में सही कथन चुने। पहला है वायव राशि परिकल्पना लाप्लास ने दिया। दूसरा है निहारिका परिकल्पना कांट ने दिया। तो जैसे कि द्वैतारवाद अभी हम सब देखे थे, उन सब वैज्ञानिक का, उन सब भौगोलिकविद का कहना था कि कम से कम 2 चीज तो था, उसी के घर्षण की वजह से जो है विभिन्न ग्रह, सूर्यमंडल, आकाशगंगा का विकास हुआ है। लेकिन इन सब का कहना था, ये 2 जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, इन सब का कहना था नहीं, एक ही चीज था, वही उसी में जो कुछ होना था हुआ और उसी से जो है क्या हुआ, पृथ्वी और अन्य जितने भी ग्रह हैं, धूमकेतु वगैरह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, सूर्य है, सबका विकास हुआ। तो दोनों की संकल्पनाएं अलग अलग थी। आपको संकल्पना में डूबना नहीं है, आपको बस तथ्य याद रखना है। तथ्य के अनुसार आपको इसको याद रखना है, जैसे कि हम सब पिछले क्वेश्चन में देखे थे। तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। याद रखेंगे आप सब, वायव राशि परिकल्पना ये कांट महोदय ने दिया था और निहारिका परिकल्पना ये लाप्लास ने दिया था। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताइए निहारिका परिकल्पना क्या है या वायव राशि परिकल्पना क्या है, ये नहीं पूछेगा, बस किसने दिया है आपको याद रखना है। तो वायव राशि परिकल्पना कांट ने और निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने दिया है। 43 का आंसर डी। 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी की रासायनिक संगठन के अनुसार विभिन्न परत है, इनमें से सही चुने। कौन सा आसंत, यानी आसंत मतलब कुछ नहीं होता है,
एक दूसरे को, एक परत जब दूसरे परत को अलग करता है उसी को अशांत बोलते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को सही रूप से अलग करता है। आपको बताना है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है क्रस्ट और मेंटल को मोह आसंत अलग करता है। दूसरा बोल रहा है मेंटल और क्रोट को जो है गुटेनबर्ग आसंत अलग करता है। ठीक है, यानी क्रस्ट और मेंटल को जो अलग करता है उसको मोह बोलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है मेंटल और क्रोट को जो अलग करते हैं उसको गुटेनबर्ग बोलते हैं। इनमें से क्या सही बात है, क्या गलत बात है, वो आप सब इसमें चूज करेंगे। इसमें मुख्य रूप से आपसे सही चूज करने बोल रहा है। तो 44 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों। चलिए, इस भू परपटी को हम सब क्रस्ट बोलते हैं, मेंटल लिखा हुआ है, क्रोड लिखा हुआ है। तो ये ऊपरी निचली पे अभी हम सब नहीं जाते हैं। मोहो के सामने देखिए, भू परपटी यानी क्रस्ट को मेंटल से मोहो अलग करता है और मेंटल को क्रोड से गुटेनबर्ग अलग करता है। ठीक है, अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सब कोनराड, रेपेरी और लेहमान के बारे में भी जानेंगे। एकदम इसको याद रखिएगा, क्रस्ट को मेंटल से मोहो अलग करता है और मेंटल को क्रोड से गुटेनबर्ग अलग करता है। ये जो आपका ब्राउन टाइप रेखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। पृथ्वी की भूपर्पटी जिसको क्रस्ट बोलते हैं और ऊपरी ठोस मेंटल जो कि 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक फैला है, यानी धरती का जो सरफेस है उससे 100 किलोमीटर जब आप अंदर जाएंगे तो वो फैला हुआ है। तो इस वाले भाग को जो कि 0 से 100 किलोमीटर तक फैला है, ये दोनों मिलकर किस मंडल का निर्माण करता है? ए है जलमंडल, बी है स्थल मंडल, सी है क्षोभ मंडल और डी है महासागरीय मंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल का निर्माण करता है। एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि ये 0 से 100 जो किलोमीटर बोल रहा है ये क्या है। ठीक है, तो आपको समझने का प्रयास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो आप ऊपर सरफेस देख रहे हैं जहां पे 0 लिखा हुआ है और जहां पे 100 लिखा गया है, इस बीच में जो भी है ये 100 किलोमीटर, 0 से 100 किलोमीटर के बीच है और ये भाग को हम सब स्थल मंडल बोलते हैं, जिसको आप सब प्लेट बोलते हैं। ठीक है, भूकंप के दौरान प्लेट टकराता है आपस में तो वो वही प्लेट है। दूसरी बात है, ये याद रखेंगे कि कुछ भाग उसमें क्रस्ट का है और कुछ भाग आपका मेंटल का आ जाता है। मोहो के नीचे जितना भी भाग है वो मेंटल का है और ऊपर आपका क्रस्ट का भाग है। तो इसको आप सब समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। चट्टानों की आयु ज्ञात करने की विधि को कहा जाता है? ए नंबर कार्बन डेटिंग विधि, बी है पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग, सी है कार्बन 14 पद्धति और डी है क्रोमेटोग्राफी। तो ये डायरेक्टली आपको याद रख लेना है। तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए कौन सा चट्टान जो है या कौन सा पर्वत का चट्टान सबसे पुराना है, कितना समय का है, उसके लिए हम सब पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग का उपयोग करते हैं। 46 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग। क्वेश्चन नंबर 47। पृथ्वी के चट्टानों के विभिन्न परत फैले हुए हैं, उनके संबंध में सही कथन चुने। कौन सा परत कहां तक फैला हुआ है? अगर नंबर सही है इसका तो आप उसके अनुसार अपना आंसर चूज करेंगे। पहला है क्रस्ट 0 से 35 किलोमीटर, दूसरा है मेंटल 35 से 2900 किलोमीटर, तीसरा है क्रोड जो सबसे आंतरिक भाग है 2900 से लेकर के 6370 किलोमीटर। इनमें से आपको चूज करना है क्या भूपर्पटी 0 से 35 तक फैला हुआ है, मेंटल 35 से 2900 किलोमीटर तक फैला है और क्रोड 2900 से लेकर के 6370 किलोमीटर तक फैला है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका डी। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 1, 2 और 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा। चलिए, अगर इस पिक्चर को हम सब समझते हैं तो ऊपर मैं 2 लाइन खींच रहा हूं यहाँ पे, 0 से 35 ये हो गया आपका क्रस्ट, उसके बाद यहाँ 3500 से लेकर के 2900 यहाँ पे रेखा है, अलग कलर कर देते हैं हम सब, तो ये हो गया आपका मेंटल और 2900 से लेकर के 6370 यानी ये हो गया क्रोड। यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। एकदम याद रखेंगे, क्रस्ट जो है भूपर्पटी जो है वो 0 से 35 किलोमीटर है, मेंटल 2900 किलोमीटर तक है और क्रोड 6370 किलोमीटर तक है। क्वेश्चन नंबर 48। महासागरीय भूपर्पटी के संबंध में सही कथन चुने। ठीक है, तो 2 प्रकार की भूपर्पटी होता है, एक आपका महाद्वीपीय हो गया जो स्थल वाला भाग हो गया और एक सागर वाला भाग हो गया जो समुद्र वाला भाग है। ठीक है, पहला है इसकी मोटाई 7 किलोमीटर होती है, दूसरा इसकी परत सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बनी होती है जिसे सीमा कहते हैं, तीसरा यहाँ चट्टानों के रूप में बेसाल्ट चट्टान पाए जाते हैं। आगे हम सब बेसाल्ट चट्टान क्या होता है, अग्नीय चट्टान क्या होता है, रूपांतरित चट्टान क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फिलहाल 48 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, केवल 2 और 3 सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, इसकी मोटाई 7 किलोमीटर नहीं, इसकी मोटाई 5 किलोमीटर होती है। एकदम याद रखेंगे, 48 का सी केवल 2 और 3 सही है। टेस्ट में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है, बीपीएससी एईडीओ के लिए टेस्ट हमारी संस्था द्वारा शुरू कर दिया गया है। ठीक है,
तो ये आपका साप्ताहिक टेस्ट प्रोग्राम है। टोटल आपको 700 एमसीक्यू एक वीक में कराए जाएंगे, जिसमें मैथ के 100 एमसीक्यूज, रीजनिंग के 150, सामान्य ज्ञान के 250, समान विज्ञान के 150 और करंट अफेयर्स के 50 एमसीक्यू। सभी एमसीक्यूज का आपको पीडीएफ दिया जाएगा। और जो है आपका ये कल से शुरू हो चुका है, यानी दिवाली के दिन से शुरू हो चुका है। 20 अक्टूबर 2025 से शुरू है। आप इस टेस्ट को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप 72वीं बीपीएससी तक टेस्ट दे सकते हैं, यानी 31 दिसंबर 2026 तक टेस्ट दे सकते हैं। तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए आपको क्या करना होगा ये जान लें आप सब। तो ज्वाइनिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो टेस्ट का फी मात्र 200 रुपीज रखा गया है। टेस्ट आप 31 दिसंबर 2026 तक दे सकते हैं। 72वां बीपीएससी पीटी तक आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट हिंदी भाषा में उपलब्ध है और ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मैथ और रीजनिंग का जो प्रैक्टिस है उसको हटा दिया जाएगा और उसके स्थान पे आपके लिए जो 72 बीपीएससी का पैटर्न है वो वाला क्वेश्चन जीके जीएस का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐड कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से सही मिलान करें। पहला, ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी को अलग करने वाला लहमान है, लहमान कहलाता है। दूसरा है निचली मेंटल और ऊपरी मेंटल को अलग करने वाला कोनराड कहलाता है। तीसरा है बाहरी क्रोड को आंतरिक क्रोड से अलग करने वाला रेपेरी कहलाता है। तो इनमें से आपको सही मैच करना है, ठीक है। ये 3 के 3 आपके सामने तथ्य हैं, आप इसको सही मैच करें और नतीजे तक पहुंचे। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी पहला का बी हो जाएगा। ऊपरी भूपर्पटी को निचली भूपर्पटी को अलग करने वाले को कोनराड बोलते हैं। 2 का सी हो जाएगा, निचली मेंटल को ऊपरी मेंटल से अलग करने वाले को रेपेरी बोलते हैं। तीसरा, बाहरी क्रोड को आंतरिक क्रोड से अलग करने वाले को क्या बोलते हैं, लहमान बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पृथ्वी के विभिन्न परत, जो कि 3 परत है, भूपर्पटी जिसको क्रस्ट बोलते हैं, फिर मेंटल और फिर क्रोड। तो आइए एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। तो पिछले क्वेश्चन में हम सब जाने कि भूपर्पटी को मेंटल से मोह अलग करता है, मेंटल को क्रोड से गुटेनबर्ग अलग करता है, लेकिन भूपर्पटी को भूपर्पटी से कौन अलग करता है? तो ऊपरी भूपर्पटी को निचली भूपर्पटी से कोनराड अलग करता है, ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से रेपेरी अलग करता है और ऊपरी क्रोड को निचली क्रोड से लहमान अलग करता है। ये पांचों के पांचों नाम बिल्कुल याद रहना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी के भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व का सही क्रम लगाएं। ज्यादा से कम की ओर सजाना है आपको। पहला है सिलिकॉन, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है फेरस। वैसे तो भूपर्पटी पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है जो कि 46.6% है, लेकिन उसके बाद भी कुछ तत्व पाए जाते हैं, तो उसके बाद वाले तत्व को आपको सही क्रम में चूज करना है। सबसे ज्यादा को आपको पहले लिखना है और सबसे कम को उसके बाद में। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 1 2 4 3, यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के बाद, यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हो गया भूपर्पटी पर 46%, फिर आपका सिलिकॉन आता है 26%, फिर आपका एल्युमिनियम आता है 8%, फिर आपका फेरस आता है यानी लोहा आता है लगभग 6% और फिर आपका कैल्शियम आता है 2.4%। और शरीर में सबसे ज्यादा अगर तत्व की बात करें, ठीक है, तत्व की बात करें तो वो भी क्या होता है, वो कैल्शियम हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम जो है तत्व में सबसे अधिक और सबसे कम मैग्नीज पाया जाता है। तो पिछले सवाल में तो हम सब देखें कि पृथ्वी के सरफेस पे क्या क्या पाया जाता है अधिक से कम में, लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला, पृथ्वी के भूपर्पटी पे नहीं, पृथ्वी के अंदर भी, ठीक है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व को अधिक से कम में सजाएं। पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है फेरस, जिसको आप सब आयरन बोलते हैं, लोहा बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 4 3 2 1, यानी सबसे ज्यादा जो पृथ्वी पर पाए जाने वाला तत्व है, पृथ्वी पर बोल रहा है, वो अंदर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। वैसे तो फेरस सबसे अंदर पाया जाता है क्रोड में, ठीक है। तो फेरस है 35%, उसके बाद आपका ऑक्सीजन है 30%, फिर आपका सिलिकॉन है 15% और फिर आपका मैग्नीशियम है लगभग 13%। तो 4 3 2 1 इज द राइट आंसर। 51 का सही आंसर हो जाएगा ए। दोनों समझ गए? पिछले क्वेश्चन में हम सब भूपर्पटी के बारे में बात की, यानी पृथ्वी के ऊपर क्या पाया जाता है, और यहां बात कर रहे हैं पृथ्वी में कहीं पर भी क्या सबसे अधिक पाया जाता है, यानी पूरे पृथ्वी में यहां पे किया जा रहा है कि पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन में सिर्फ पृथ्वी के ऊपर जो भूपर्पटी वाला इलाका है, जो आप सब देखे 0 से 35 किलोमीटर के बीच फैला हुआ है, उसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है। आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
और एक बात याद रखेंगे, जिस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आएगा तो नीचे कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर, तो मैं अगले क्लास में फिर आपको वो वाला क्वेश्चन समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर। महाद्वीपीय भूप्रपट्टी के संबंध में सही चुने। पहला, इसकी मोटाई 30 किलोमीटर है। दूसरा, यह सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से बना है जिसको सियाल बोलते हैं। तीसरा, यहाँ चट्टान के प्रकार ग्रेनाइट है। आपको इनमें से सही चूज करना है। जैसे अभी हम सब महासागरीय भूप्रपट्टी देखे थे, वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है महाद्वीपीय भूप्रपट्टी से संबंधित। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 1, 2 और 3, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसकी मोटाई 30 किलोमीटर होती है, जबकि महासागरीय भूप्रपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है। दूसरा, यह सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है, इसलिए इसको सियाल बोलते हैं। लेकिन महासागरीय भूप्रपट्टी में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए उसको सीमा बोलते हैं। यहाँ चट्टान के प्रकार ग्रेनाइट है, जबकि महासागरीय भूप्रपट्टी में चट्टान के प्रकार बेसाल्ट थे। क्वेश्चन नंबर 53, सही मिलान करें। पहला, आर्कटिक वृत्त दिया हुआ है। दूसरा, कर्क रेखा। तीसरा, मकर रेखा। और चौथा है अंटार्कटिक वृत्त, और उसके कुछ डिग्री दिए हुए हैं जो कि सारे के सारे अक्षांशीय रेखा है। तो आपको इनमें से सही मैच करना है। बहुत ही ये आसान सवाल की कैटेगरी में आता है। तो 53 का हो जाएगा ए नंबर, यानी आर्कटिक वृत्त कहाँ पाया जाता है, तो 66.5 डिग्री उत्तर। दूसरा का ए हो जाएगा कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। उसके बाद 3 का डी हो जाएगा मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। और चौथा अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिण। यानी इस प्रकार 53 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 0 डिग्री विषुवत वृत्त है। इसके ऊपर जाएंगे तो उत्तर होगा और इसके नीचे आएंगे तो दक्षिण होगा। तो ऊपर जो है उत्तर हो रहा है, तो 23.5 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा। फिर यहाँ देखिए आर्कटिक वृत्त लिखा हुआ है, 66.5 डिग्री उत्तर को आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। नीचे की ओर आएंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा बोलते हैं। और अंटार्कटिक वृत्त को बोलते हैं 66.5 डिग्री दक्षिण, जहां पे आपका पेंगुइन वगैरह पाया जाता है। पेंगुइन जो है एक पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 54। हमारी आकाशगंगा के बीच एक ब्लैक होल, उसका नाम बताइए। ए है मिल्की वे, बी है सैजिटेरियस ए, सी है कृष्ण वीवर और डी है उपयुक्त में से एक अधिक। बहुत बीपीएससी उपयुक्त में से एक अधिक का इस्तेमाल इस बार किया था 71वीं बीपीएससी में। तो 54 का जो सही आंसर हो जाएगा, हमारी आकाशगंगा के बीच एक ब्लैक होल है, उसका नाम सैजिटेरियस ए है। एकदम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैजिटेरियस ए है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, न्यूट्रॉन तारे के संबंध में सही कथन चुने। इसे पल्सर कहते हैं। दूसरा है, यह तीव्र रेडियो तरंग उत्सर्जित करता है। तो एकदम इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके 69 बीपीएससी में पूछे गए थे। आपके सामने ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 1 और 2 दोनों। यानी न्यूट्रॉन तारे जो है इसे पल्सर कहा जाता है और यह तीव्र रेडियो तरंग उत्सर्जित करता है, ठीक है। और घूमते हुए, मतलब पल्सर के बारे में पूछा गया था कि पल्सर क्या है, तो 69 बीपीएससी में, तो ये क्या है, घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन तारे होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 55 का सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 56 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सूर्य के द्रव्यमान 1.44 गुना के लगभग होने पर तारों के अंत के चरण को सजाएं। तो आपको पता है कि जो एस चंद्रशेखर थे, उन्होंने ये बताया था कि जो तारा होता है उसका अंत उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है कि अगर सूर्य के द्रव्यमान 1.44 गुना के लगभग हो तो किस प्रकार का तारा बनेगा और तारा बन करके किस प्रकार से उसका चरण रहेगा, मतलब कौन से तारा में कन्वर्ट होगा, बदलेगा। तो आपको उस तथ्य तक पहुंचना है। सबसे पहले कौन तारा होगा, उसके बाद कौन तारा होगा। तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 3, 1 और 2, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे समझाता हूं। सबसे पहले पूरे हाइड्रोजन को जब आप मिलाएंगे तो वो नेबुला बनता है। और नेबुला जो है, अगर सूर्य का द्रव्यमान 1.44 गुना के लगभग है उस तारा का द्रव्यमान, तो वो तारा मध्यम रेंज का तारा बनेगा। मध्यम रेंज का तारा जो है लाल दानव तारा बनेगा। लाल दानव तारा जो है श्वेत वामन तारा बनेगा, ठीक है। अंत में श्वेत वामन तारा काला वामन तारा बन जाएगा। एकदम ये चरण को याद रखेंगे। अगर सूर्य का द्रव्यमान 1.44 गुना के लगभग उस तारा का द्रव्यमान है, लगभग मैं बोल रहा हूं, एग्जैक्ट रहे ना रहे, लगभग भी रहेगा तो चल जाएगा। अगर उस तारा का द्रव्यमान है इतना, तब क्या होगा, तब जो है वो नेबुला से, यानी जो हाइड्रोजन का पूरा समूह है उसको नेबुला बोलते हैं, ठीक है। उस नेबुला से बनेगा मध्यम रेंज का तारा। और मध्यम रेंज का तारा जो है
ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा लाल दानव तारा में, और लाल दानव तारा कन्वर्ट हो जाएगा श्वेत वामन तारा में, और श्वेत वामन तारा अंत में हो जाएगा काला वामन तारा में। इस प्रकार हो जाएगा तारा का अंत। ठीक है, तो 56 का आंसर हो जाएगा ए नंबर 3, 1, 2। आइए एक और सिचुएशन समझ। चलिए दूसरा तारे के संबंध में एक और बात याद रखेंगे। अगर सूर्य की तुलना में 1.44 गुना से ज्यादा है आपका तारा का द्रव्यमान, ठीक है, तारा का द्रव्यमान, तब क्या होगा? अगर सूर्य की तुलना में 1.44 गुना से ज्यादा है तब बनेगा विशाल तारा। अगर इसके लगभग है तब कैसा तारा बनेगा? मध्यम रेंज का तारा, जो कि हम सब पिछले स्लाइड में देखे। अगर सूर्य की तुलना में 1.44 गुना से ज्यादा किसी तारा का द्रव्यमान है तब वो तारा बनेगा विशाल तारा। विशाल तारा बाद में कन्वर्ट होगा विशाल लाल दानव तारे में, और विशाल लाल दानव तारा कन्वर्ट होगा सुपरनोवा में, और सुपरनोवा में दो सिचुएशन होगा। इससे दो चीज निकलेगा, एक तो न्यूट्रॉन तारा और एक ब्लैक होल। अभी पढ़े थे न्यूट्रॉन तारा के बारे में, जिसको हम सब पल्सर बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन तारा तब बनेगा जब द्रव्यमान 1.44 गुना से ज्यादा लेकिन सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना कम हो, तब बनेगा न्यूट्रॉन तारा। और ब्लैक होल कब बनेगा? जब सूर्य के द्रव्यमान से ये 3 गुना से ज्यादा हो। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? जब सूर्य की तुलना में 1.44 गुना से ज्यादा होगा किसी तारा का द्रव्यमान तब वो बनेगा विशाल तारा। विशाल तारा धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा विशाल लाल दानव तारा में, और यही विशाल लाल दानव तारा कन्वर्ट हो जाता है सुपरनोवा में। और सुपरनोवा में दो चरण आता है, न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल। न्यूट्रॉन तारा जब बनेगा जब तारा का द्रव्यमान 1.44 गुना से ज्यादा लेकिन सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना कम है, तब न्यूट्रॉन तारा बनेगा। और ब्लैक होल तब बनेगा जब सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना से ज्यादा उस तारे का द्रव्यमान हो, तब वो ब्लैक होल बनेगा, और इस प्रकार तारा का अंत हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों हम सब देख लिए यहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बार बार आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, तारों का प्रारंभ हाइड्रोजन के विशाल बादलों से होता है, उसे क्या कहते हैं? ए है क्वार्ट्स, बी है पल्सर, सी है नेबुला, और डी है उपयुक्त में से एक अधिक। अगर आप वीडियो में ध्यान से होंगे क्लास में तो इस प्रश्न का आंसर आसानी से कर देंगे, क्योंकि अभी मैं जस्ट इसके ही बारे में बता रहा हूं। तो 57 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, नेबुला। ठीक है, तो इसी नेबुला जो है दो कन्वर्ट होता है, एक मध्यम रेंज का तारा और एक विशाल रेंज का तारा, जो सिचुएशन अभी हम सब पिछले स्लाइड में देखे। तो तारों का प्रारंभ हाइड्रोजन के विशाल बादलों से होता है, उसे क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। और यही हाइड्रोजन बाद में आपस में संलयन कर करके एक गैस और बना देता है, जिसको आप सब हीलियम बोलते हैं। ठीक है, और वही हाइड्रोजन और हीलियम तारा में पाया जाता है, और सूर्य में भी वही पाया जाता है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। क्वेश्चन नंबर 58, सौर कलंक के संबंध में सही कथन चुने। पहला, यह लगभग 11 वर्ष के अंतराल पर दिखते हैं। दूसरा, यह आयन मंडल में रेडियो तरंग को प्रभावित करता है। तीसरा, सूर्य के तापमान की तुलना में अपेक्षाकृत ठंडा भाग है। तो सौर कलंक उसको बोलते हैं जब सूर्य पर काले काले धब्बे जम जाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम सब सौर कलंक बोलते हैं। तो अभी एक पिक्चर के माध्यम से आपको मैं समझा दूंगा, पहले इस तीनों के स्टेटमेंट को पढ़ें और सही जवाब तक पहुंचे। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 1, 2 और 3। ये टेस्ट मैं इसलिए करवा रहा हूं आप सबको, ताकि आप इजी क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व कर लेंगे, वन लाइनर जो भी होगा वो तो किसी तरह रट उठ के कर ही लेंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, फैक्चुअल में भी थोड़ा सा अलग टाइप का फैक्चुअल है, तो इस टेस्ट के माध्यम से मैं वही करवाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो सौर कलंक के संबंध में सही कथन चुने, और यही सारे टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ये सब हमारे पेड बैच में रहता है, तो आप सब वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ज्वाइन करके। आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख रहे हैं सूर्य, ठीक है, इससे जो किरण निकलता है, सोलर विंड निकलता है, ये पृथ्वी के ऊपर ना जाकर के पृथ्वी के ऊपर या नीचे से निकल जाता है, और इस वजह से जो है यहाँ पे देखिए ये जो सोलर फ्लेयर लिखा हुआ है, ये इस सूर्य पे काले काले धब्बे जम जाते हैं। इसी को क्या बोलता है? इसी को बोला जाता है सौर कलंक, और ये लगभग 11 वर्षों के अंतराल पे दिखता है। ठीक है, तो इससे भी किरण निकलता है, पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल से भी किरण निकलता है, और ये चलते रहता है। इसी को हम सब सौर कलंक बोलते हैं। यानी सूर्य पे काले धब्बे को पड़ना क्या कहलाता है? सौर कलंक कहलाता है, जो कि लगभग 11 वर्षों के बाद दिखाई देता है। एकदम याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को सौर कलंक बोलते हैं। सूर्य पे काले काले धब्बे को सौर कलंक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से सही कथन चुने। पहला, सौर कलंक में सर्वाधिक काले केंद्रीय भाग को पेनम्बरा कहते हैं। दूसरा, सौर कलंक में हल्के भाग को अम्बरा कहते हैं। ठीक है, पूरा काला हो जाएगा तो उसको पेनम्बरा कहा जाता है, या हल्का काला रहेगा उसको अम्बरा कहा जाता है। सही कथन तक आप सब पहुंचेंगे। तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सी लिखा गया है, फिलहाल डी नंबर इनमें से कोई नहीं।
और इनमें से कोई नहीं का मतलब है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो सही स्टेटमेंट क्या होगा, सौर कलंक में सर्वाधिक काले केंद्रीय भाग को अम्बरा कहते हैं और सौर कलंक में हल्के भाग को पेनम्बरा कहते हैं। तो दोनों मैं इंटरचेंज कर दिया हूं, ठीक है। तो सौर कलंक में सर्वाधिक जो काला भाग है वो अम्बरा कहलाएगा और हल्का काला भाग पेनम्बरा कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 और आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, सौर पवन जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यह टकराकर ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न करती है। इसे विभिन्न ध्रुव पर क्या कहा जाता है, इस संबंध में सही चुने। पहला, उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। दूसरा, दक्षिण ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखे थे कि जो सौर पवन है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर बह जाती है। उनमें से बताइए कि उत्तरी ध्रुव पर जाएगी तो क्या इसको अरोरा बोरियोलिस कहा जाता है, या दक्षिणी ध्रुव के पास जाएगी तो इसको अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं। इनमें से सही कथन चूज करना है। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 1 और 2 दोनों। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आइए मैं आपको बता देता हूं कि सौर पवन किसे बोलते हैं। अभी मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूं कि सौर पवन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। और जितने भी बच्चे हैं, नए बच्चे जुड़ते जाते हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके पीडीएफ का मैं इंतजाम कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप सब थोड़ा देर वेट कीजिएंगे, अगले मंथ में पीडीएफ मिले। तो यही है सोलर विंड जो कि उत्तरी ध्रुव के साइड गया है और यही है सोलर विंड जो कि दक्षिणी ध्रुव के साइड गया है, और दोनों में जो भी बात कहा गया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू सो मच।